A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 11 of your macroeconomics. The name of the chapter is foreign exchange rate. So in the last class we have discussed the depreciation of the domestic currency or the appreciation of the foreign currency. In today's class we are going to start with the appreciation of the domestic currency and the depreciation of the foreign currency. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. So appreciation of a currency refers to the increase in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency. Means कि जो भी वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली क्या हो गई है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है. सो इट अकर्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस. ये तब होता है जब आपका जो डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस है वो डिक्रीज कर जाती है टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. कि कोई भी एक यूनिट बाय करने के लिए फॉरेन करेंसी के लिए उस सिचुएशन में जो डिक्रीज हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. So if $1 is exchanged for the 60 and now the exchange rate falls to ₹50 for $1. कि पहले क्या था कि $1 था आपका 60 के इक्वल 60 रुपीज. अब क्या हो गया है, $1 किसके इक्वल हो गया, $1 50 रुपीज के इक्वल हो गया. तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है. जो भी वैल्यू है हमारी, वैल्यू जो है हमारी एक्सटर्नल परचेजिंग पावर, वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज हो गई है एज कम इन रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू दी फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई. ठीक है. सो दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. यही आपका डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन है. A fall in exchange rate implies appreciation of the Indian rupee. जैसी एक्सचेंज रेट क्या होगा, फॉल होगा. इसका मतलब क्या है, एप्रिसिएशन क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी का होगा. ठीक है. इंडियन रुपी का, अगर हम यहाँ पे इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं तो इंडियन रुपी का क्या होगा, यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा, इंक्रीज होगा. सो कॉज फॉर द डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, जो कॉजेज हैं एक्सचेंज रेट के फॉल करने के, दो कॉज हैं. पहला है डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, कि जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है. एंड द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड हमारी कम हो गई है और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई. ठीक है, दोनों कॉन्ट्रेरी होगा. ठीक है. तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो गया था. एप्रिसिएशन में क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. तो आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम कह रहा है, आपको पता ही है हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ थी, यहाँ थी. डी पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई. बट जैसे ही डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो कर्व क्या हुआ, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया. जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक D1 न्यू डिमांड कर्व मिला और सप्लाई को ये कहाँ पहले ये फर्स्ट पे, ये पहले ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहा था. अब ये क्या है, E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये अब क्या है, E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन ये हो गई, जिसमें आप देख रहे हो पहले OR इतना था, अब डिक्रीज होके OR इतना हो गया. मतलब OR पहले ज्यादा था, अब OR जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया है. ठीक है. मतलब पहले एक्सचेंज रेट 60 था, अब एक्सचेंज रेट 50 हो गया, तो वो कम हो गया. ठीक है. तो ये है आपका एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. नेक्स्ट है इसका इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. जैसी ही सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कर्व आपका किधर शिफ्ट होगा, कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है. तो कर्व पहले एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था ई पॉइंट पे. जैसी सप्लाई इंक्रीज हुई तो कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जैसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा S1 कर्व बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा आपका E1, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा आपका E1. अब आप ये देखो कि जो पहले एक्सचेंज रेट आपका OR था इतना ज्यादा था, अब एक्सचेंज रेट न्यू इक्विलिब्रियम बनने पे यहाँ एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, वो कम हो गया है. ठीक है. पहले आपका 60 रुपीज पे था, अब क्या हो गया, वो 50 पे हो गया.
तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, यही है कि एप्रिसिएशन का मतलब यही कि राइज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो भी वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है, उसकी वैल्यू राइज कर गई है जब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका, क्या पढ़ेंगे आप कि राइज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हमने पढ़ लिया, क्योंकि जैसे इंक्रीज इन सप्लाई तो कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे E2 लिखा है, मैंने E1 ही ले लिया है, तो E1 अचीव हुआ। एंड द फॉल इन एक्सचेंज रेट फॉल हुआ है OR से OR1। दिस इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन द फॉरेन ट्रेड। कि फॉरेन ट्रेड पे इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि जब हम डोमेस्टिक करेंसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। ओके, अभी क्या है आपका इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम इसका इफेक्ट इस पे पढ़ेंगे। देखिए, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, जहां पे हम आउटसाइड द इकोनॉमी के साथ करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहला हम किसके साथ देखेंगे, एक्सपोर्ट पे। जो डेप्रिसिएशन था उसका जस्ट ये अपोजिट होगा। और सेकेंड हम किस पे देखेंगे, इंपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन में पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, एक्सपोर्ट क्या होता है, इनकरेज होता है, इंपोर्ट क्या होता है, डिस्करेज होता है। इसमें जस्ट अपोजिट होगा आपका, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिस्करेज करेगा और इंपोर्ट आपका यहाँ पे इनकरेज करेगा। ठीक है, तो हो गया आपका एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, जो आपकी वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज हो रही है। सो इट मीन्स दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर द लेस रुपी, क्योंकि हमको पता है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए $1, पहले हम 60 दे रहे थे, 60 रुपीज, अब $1 का सामान हमें बस 50 रुपीज में मिल रहा है। मतलब अब $1 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं $1 के इक्वल, तो हमें लेस अमाउंट ही क्या करना पड़ा, इन्वेस्ट करना पड़ा। पहले हमें 60 करना पड़ा था, अब हमें क्या है 50 करना पड़ा है। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट विद द सेम $1, इसका मतलब ये है कि सेम $1 से लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम द इंडिया। इससे क्या होगा कि $1 से अब गुड्स क्या है इंडिया से कम परचेज किए जाएंगे। क्यों कम परचेज किए जाएंगे, क्योंकि जो यूएस है, जो यूएस के हैं वो लोग क्या हैं, उससे डिस्करेज होंगे, क्योंकि पहले तो उनको 60 रुपीज का सामान मिल रहा था $1 में, अब उनको बस 50 रुपीज का ही सामान मिल रहा है। तो वो क्या होंगे, इससे डिस्करेज होंगे कि अभी हमको क्या है ये नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारे लिए कॉस्टली पड़ा है। क्योंकि अब पहले हम $1 में 60 रुपीज़ का सामान ले रहे थे, अब क्या है $1 में हम 50 रुपीज़ का कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूएस वाले जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या होंगे, डिस्करेज होंगे कि अब हमें इंडिया से सामान नहीं मंगाना है, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट कम हो रहा है। सो इट विल डिस्करेज इम्पोर्ट बाय द यूएसए। अब इससे क्या होगा कि जो भी यूएसए इंपोर्ट करा रहा था हमारे लिए वो एक्सपोर्ट होगा, और यूएसए के लिए वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो वो क्या होगा, वो डिस्करेज होगा, वो नहीं इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमारे लिए लॉस हो रहा है। सो देयरफॉर एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट जो हम यूएसए को कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि हमारे लिए तो
क्या हो गया, एक्सपोर्ट, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग कम उसको परचेज करेंगे ना, ये कर सोचेंगे मतलब यूएस वाले कि पहले हम 60 रुपीज़ का सामान ले रहे थे $1 में, अब इंडिया से हम 50 रुपीज़ का $1 में ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो डिस्करेज होंगे कि हमें अब नहीं चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट कर रहा है यूएस से वो कम होगा, तो सो दैट हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट पे इसकी क्या कंडीशन होगी। सो एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है in terms of the foreign currency के, so it means that $1 will be exchanged for the less rupee। इसका मतलब क्या हो गया कि $1 क्या है, लेस रुपी में एक्सचेंज हो रहा है, पहले 60 में कर रहा था, जैसे ही अप्रिसिएशन हुआ तो वो 50 में होने लगा, मतलब लेस रुपी में $1 एक्सचेंज हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट फॉर द सेम $1, इसका मतलब ये हो कि उसी सेम $1 के लिए, जो पहले भी $1 था अभी भी जो $1 है, लेस यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है इसके लिए हमें अब लेस डोमेस्टिक करेंसी चाहिए, पहले हम 60 रुपीज़ लगा रहे थे, अब हमारा डोमेस्टिक करेंसी बस 50 रुपीज़ ही लग रहा है, तो उसी $1 के लिए क्या है, लेस यूनिट डोमेस्टिक करेंसी की लग रही है, सो इट विल इनकरेज इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएसए। अब इससे क्या होगा, इम्पोर्ट हमको यूएसए से करना, हम यूएसए से अगर उस कंडीशन में सामान मंगाएंगे अपने इंडिया में तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमको 85 रुपया देना पड़ रहा है $1 के, हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, देयरफॉर इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए विल इंक्रीज। इसका मतलब है कि जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं यूएसए से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि पहले हमको 60 रुपीज़ देना पड़ रहा था, अब हमको 50 रुपीज़ में ही $1 का सामान मिल जा रहा है, तो यहाँ पे लोग क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें इंपोर्ट आपका इंक्रीज करेगा और एक्सपोर्ट आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका था एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल कर रहा है, क्योंकि पहले इनको 60 रुपया मिल रहा था, अब इनको 50 रुपए का ही सामान मिल रहा है $1, तो उनकी करेंसी क्या हो रही है, फॉरेन करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेज एंड रीजन। क्या कॉजेज एंड क्या रीजन है फॉर राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि डिफरेंट कॉजेज क्या है, कॉजेज और रीजंस, रीजन फॉर राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। जो फॉरेन करेंसी है उसका क्या रीजन है कि क्यों वो राइज हो रहा है और क्यों वो फॉल कर रहा है, तो पहले हम रीजन पढ़ेंगे, रीजन कॉजेस फॉर राइज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। पहला हमको पढ़ना है कॉजेस और रीजन ऑफ राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। सो व्हेन प्राइसेस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स इट डिमांड राइजेस, मतलब क्या हो गया, जैसे ही फॉरेन करेंसी की क्या होगी, प्राइस फॉल करेगी, जैसे ही फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉल करेगी तो वैसे ही डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा ना, तो रीजन राइज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, सो द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज, जैसे ही क्या है, राइज इन डिमांड फॉरेन करेंसी, मतलब कि अब डिमांड क्या है, प्राइस क्या हो गई है, प्राइस जब उसकी फॉरेन करेंसी की फॉल होगी तो डिमांड क्या है, फॉरेन करेंसी की इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी का, बिकॉज फॉल इन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो फॉल कर रही है, पहले $1 इक्वल टू 60 था, अब $1 इक्वल टू 50 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, एप्रिसिएशन की। सो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का क्या होता है कि इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, ओके। सो इट मीन्स दैट $1 विल बी एक्सचेंज फॉर द लेसर रुपी। पहले $1 कितने में हो रहा था, $1 60 में हो रहा था, 60 रुपीज में, अब $1 50 रुपीज में हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस जैसे ही फॉल की डिमांड उसकी
राइज कर जाएगी. सो देयरफॉर डिमांड फॉर दी फॉरेन करेंसी राइजेस, क्योंकि देयरफॉर अब क्या होगा, डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो राइज करेगी बिकॉज ऑफ व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स इट डिमांड राइजेस फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस एंड नाउ इट इज अवेलेबल एट द लोअर प्राइस. जैसे ही प्राइस फॉल करेगी इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉर दी स्पेकुलेटिव पर्पस. बेसिकली ये होता है कि लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं. जो मैंने आपको वेंचर कैपिटल का बताया था कि लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं क्योंकि अब उसकी प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई है, तो लोग परचेज करते हैं. अब जैसे ही उसकी प्राइस क्या होगी, राइज होगी, देन इन दैट कंडीशन दे विल सोल्ड आउट ऑल द फॉरेन करेंसी. ठीक है, यही होता है स्पेकुलेशन, कि लोग सट्टेबाजी जिसको एक टर्म बोलते हैं, कि जब प्राइस कम होती है तो लोग परचेज करते हैं, जैसी प्राइस इंक्रीज कर जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में उसको वो सोल्ड आउट कर देते हैं. फिर इट मेक्स इम्पोर्ट चीपर. ये क्या करता है, आपको इम्पोर्ट चीपर कर देता है, सस्ता कर देता है, क्योंकि पहले हमको 60 रुपीज देना पड़ रहा था, अब हमको 50 रुपीज ही देना पड़ रहा है. हैज टू पे लेसर प्राइस नाउ, अब हमको लेसर प्राइस करना है. पहले 60 रुपीज दे रहे थे, अब हम 50 रुपीज दे रहे हैं. टूरिज्म टू द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेड. अब टूरिज्म है जो भी फॉरेन कंट्री में, अब जो लोग फॉरेन कंट्री में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, एज ट्रेवलिंग अब्रॉड हैज नाउ बिकम रिलेटिवली चीपर. अब उनको कोई भी सामान वो $1 का पहले 60 रुपीज में दे रहे थे, अब वो $1 का 50 रुपीज में दे रहे हैं. तो इससे क्या होगा, फॉरेन जाना भी, फॉरेन कंट्री में जाना भी क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा. तो लोग क्या है, टूरिज्म भी इससे इंक्रीज होगा. फॉल इन एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. जैसी एक्सचेंज रेट फॉल होगा वैसी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, FDI होता है, जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्रीज करेगा. सो व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस इट डिमांड फॉल्स. ठीक है, जैसे ही प्राइस क्या है फॉरेन करेंसी का राइज होगा, जैसे ही फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन. तो इसका जस्ट ऑपोजिट लिख लेंगे कि जब प्राइस फॉरेन करेंसी की राइज हो जाएगी तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. इससे इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा. और टूरिज्म फॉरेन कंट्री में पहले $1 इक्वल टू 60 देना पड़ा था, अब $1 इक्वल टू 70 देना पड़ा है डेप्रिसिएशन. तो इससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो फॉरेन कंट्री में जाना भी कॉस्टलियर हो जाएगा. और जैसे ही राइज होगा एक्सचेंज रेट, ये क्या करेगा, डिक्रीज भी करेगा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब लोग क्या करेंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ. कॉजेज ऑफ राइज इन सप्लाई. सप्लाई किसकी हो रही है, फॉरेन करेंसी की, जब सप्लाई. ठीक है, तो जब राइज हो रहा है, आपको याद आ रहा है कि जैसी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था तो वो क्या कंडीशन थी, एप्रिसिएशन की. ठीक है, तो द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस बिकॉज ऑफ द द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज कब होगा, जब राइज होगा जब बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. क्योंकि राइज इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या हो गई है, वो राइज कर गई है. डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, कि फॉल कर रहा है वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ द $1 राइजेस फ्रॉम द 60 to 70, जैसे ही डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, $160 to 70 इंडियन रुपी राइज हो रहा है, इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर दी मोर रुपी. अब क्या है, $1 एक्सचेंज हो रहा है मोर रुपीज में. ठीक है, जैसे ही इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी प्राइस क्या है, जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी की राइज होगी, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, राइज होगी. और प्राइस का राइज होने का मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. तो उसमें बोल रहा है देयरफॉर सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज, की सप्लाई फॉरेन करेंसी की राइज क्यों करती है. सो व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस इट इनकरेजेस एक्सपोर्ट. जैसी फॉरेन करेंसी की राइज क्या, फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या है, राइज करेगी, तो ये इनकरेज क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा. As with the same unit of the foreign currency, more goods can be purchased from the domestic country. की सेम रुपी $1 से अब लोग पहले 60 रुपीज का गुड्स को परचेज कर रहे थे, अब लोग 70 रुपीज का परचेज कर रहे हैं. तो ये एक्सपोर्ट इससे क्या हो जाएगा, इनकरेज होगा.
सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज राइजेस ड्यू टू इंक्रीज टेंडेंसी टुवर्ड्स मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन्स इन द डोमेस्टिक कंट्री, कि सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की राइज होगी बिकॉज इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो गई है कि मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन्स। लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइस राइज होने के साथ ही लोग उसको सप्लाई भी ज़्यादा कर रहे हैं कि जैसे उनको स्पेकुलेटिव गेन हो। सो व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज, जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी की राइज होगी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इनटू द डोमेस्टिक कंट्री राइज, कि जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी की राइज होगी 60 से 70 होगी, तो ये जो अदर हैं, मतलब जैसे हम अमेरिका को ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनको सेम $1 में अब ज़्यादा 70 रुपीज़ का, मतलब 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो डोमेस्टिक करेंसी में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एज परचेजिंग पावर ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक करेंसी राइज, कि परचेजिंग पावर है जो भी फॉरेन करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, वो राइज करेगा। टूरिज्म इन द डोमेस्टिक करेंसी राइजेस, सॉरी टूरिज्म क्या है, डोमेस्टिक करेंसी में राइज होगा, डोमेस्टिक कंट्री में, सॉरी टूरिज्म क्या है, डोमेस्टिक कंट्री में राइज होगा एज ट्रेवलिंग टू द डोमेस्टिक कंट्री हैज नाउ बिकम रिलेटिवली चीपर। अब क्या है कि अब डोमेस्टिक कंट्री में ट्रैवल करना उनके लिए क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। सो एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, एप्रिसिएशन क्या है, वो फॉरेन करेंसी की इंक्रीज होगी। डायरेक्ट परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री, इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं कौन, जो नॉन रेसिडेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसका जस्ट ऑपोजिट होगा व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल, जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी का फॉल होगा तो उसकी सप्लाई भी फॉल हो जाएगी, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Last topic is meaning of the foreign exchange market. Foreign exchange, ये तो नाम सुन के ही लग रहा होगा कि क्या होगा, मार्केट, जहां पे ये फॉरेन करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज होती है, वो मार्केट। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये मार्केट होता है जहां पे जो भी फॉरेन करेंसी है उनको बॉट एंड सोल्ड किया जाता है, उनको परचेज और सोल्ड आउट किया जाता है। सो इट इज अ सिस्टम वेयर बायर एंड द सेलर ऑफ द फॉरेन करेंसी प्रोवाइड फैसिलिटीज इन ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी। ये सिस्टम होता है जहां पे बायर और सेलर है जो फॉरेन करेंसी के, उसको क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पे लोग फॉरेन करेंसी में क्या कर सके, उसका ट्रेड कर सके। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंस्टिट्यूट ब्रोकर्स, जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंट एजेंट कौन से होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक भी होते हैं कंट्री के, वही लोग तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखते हैं। बेसिकली जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखा जाता है ना, कि कस्टोडियन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के एज अ गार्जियन, क्योंकि उन्हीं के पास सारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। जब भी हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मनी से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे होती है, सेंट्रल बैंक। तो ये सारे क्या होते हैं, ब्रोकर्स, बैंक एज वेल एज सेंट्रल बैंक, ये सारे क्या है, इसके एजेंट होते हैं। सो इट इज़ द मार्केट, ये मार्केट है वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। ये मार्केट है जहाँ पे जो नेशनल करेंसी है वो ट्रेड हो रही है फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए। सो फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, तो पहला दे रहा है ट्रांसफर फंक्शन। फंक्शन में है पहला फंक्शन जिसमें ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन। थर्ड है आपका हेजिंग, हेजिंग, हेजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन है, इट अराइजेज व्हेन सम ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ टू कंट्रीज टेक्स प्लेस। ये ट्रांसफर तब होता है, ये ट्रांजैक्शन जब जो भी रेसिडेंट है टू कंट्रीज के उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है। सो इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर
कि इसमें ट्रांसफर किसका हो रहा है, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो भी परचेजिंग पावर है फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंट कंट्रीज में उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट फंक्शन। सो लाइक डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट, डिपेंड्स ऑन क्रेडिट। कि जैसे फॉरेन डोमेस्टिक ट्रेड होता है जिसमें हम लोग क्रेडिट पे थ्रू करते हैं कि लोग पेमेंट ना करके क्रेडिट पे ले लेते हैं, तो वैसे ही फॉरेन ट्रेड में भी क्या होता है, क्रेडिट फंक्शन है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड फॉर क्रेडिट इन फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो भी क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, की पेमेंट की क्रेडिट फैसिलिटी भी वहां पे प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है हेजिंग फंक्शन। सो इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कंसर्निंग वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो भी रिस्क है, कैसा रिस्क, कि जो आपका रेट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो हेजिंग है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस कमिटेड एट सम कॉमनली एग्रीड रेट। जो भी डिमांड है, सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, वो एग्री किस रेट पे होता है, एक एग्रीड रेट ले लिया जाता है कि हाँ अब इसी पे ही क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन होगा, इवन when the commitment are to be honored on some later date in future। इवन पेमेंट या जो भी ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर में किया जाएगा। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम किसी ट्रेड पे आ गए और कल आज हमको 2 साल बाद जाके ये ट्रांजैक्शन करना है, तो हम वो रेट क्या है, ये जो हेजिंग फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि आज हम ट्रांजैक्शन पे आए तो $1 इक्वल टू 60 है, 2 साल बाद आ रहे हैं तो $1 इक्वल टू 80 हो गया, नहीं, ये वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि स्टेबिलिटी लाता है कि ये जो रेट है वो क्या हो, स्टेबल हो, नहीं तो ऐसे तो किसी भी कंट्री को लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी लेटर डेट में भी हमको कोई ट्रांजैक्शन करना है उस कंडीशन पे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसकी क्या हो गई, ट्रांसफर फंक्शन हो गया, क्रेडिट फंक्शन हो गया एंड दी हेजिंग फंक्शन। ये इसके 3 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि इसके ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के लिए 2 टाइप्स के मार्केट हैं। ठीक है, पहला है आपका स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, एंड द सेकेंड वन इज फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट क्या होता है, so these are classified as the spot market and the forward market on the basis of time period। time period पे होता है on the transaction taken, और जब ये transaction लिया गया है, so they are explained as under। तो पहला है आपका spot market। spot market क्या होता है, so it refers to the market where current transaction in the foreign exchange takes place। ये वो मार्केट होता है जहाँ पे current transaction, मतलब एट प्रेजेंट की बात करते हैं, मतलब अभी के टाइम में जो भी हम ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हैं किसका, फॉरेन करेंसी का। सो द सेल एंड द परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इज अफेक्टेड एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द स्पॉट। जो भी सेल और परचेज हम कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, वो कैसे अफेक्ट होगा, कि जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है एट द स्पॉट एट दैट टाइम, उसी से ही अफेक्ट होगा। द डिलीवरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो अफेक्टेड इंस्टैंटेनियसली। ठीक है, अब जो भी डिलीवरी भी होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो भी एट दैट टाइम ही हो जाएगी, एंड द रेट एट विच करंट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द स्पॉट रेट। ठीक है, करंट ट्रांजैक्शन मतलब एट दिस टाइम, अभी मैं जो भी कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज का, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। सो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, यू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ $100 फ्रॉम योर अंकल। ठीक है, आपने क्या किया है, अंकल से अपने $100 का एक गिफ्ट रिसीव किया है। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द 6000। आपका अकाउंट क्या है, 6000 के साथ क्रेडिटेड हुआ है एट द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज इफ $1 इक्वल टू 60। ठीक है, आपको क्या है, आपके अंकल ने $100 का क्या किया है, गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आपका अकाउंट कितना क्रेडिट हो गया है, 6000 का क्रेडिट हो गया। किस कंडीशन पे होगा, जब उस टाइम $1 किसके इक्वल होगा, 60 इसके इक्वल होगा, तब आपका अकाउंट क्या है, क्योंकि 60 इंटू ये $100 आपका क्या हो जाएगा, इंडियन रुपीज हो जाएगा 6000।
ठीक है, तो ये होता है आपका, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर में नहीं। जो ट्रांजैक्शन एट दैट टाइम हो रहा है, उसी टाइम हो रहा है, उसी को बोलते हैं स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड मार्केट। सो इन अ फॉरवर्ड मार्केट, इन कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर एंटर्ड ऑन द स्पॉट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पॉट पे ही होगा, मतलब एट दैट टाइम ही होगा। So the price at which foreign exchange will be sold, purchase is decided in advance. But इसमें जो भी उसकी प्राइस होगी, कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी होगा उसकी जो प्राइस होगी वो डिसाइड एडवांस में ही हो जाएगी। पेमेंट विल बी मेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, बट डेट जो वो है, रेट है, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा, बट उसका पेमेंट क्या होगा वो बाद में होगा। सो द फॉरवर्ड सेलर में चार्ज अ प्रीमियम और ऑफर अ डिस्काउंट ऑन द स्पॉट रेट। तो जो भी फॉरवर्ड सेलर होते हैं, जो फॉरवर्ड मार्केट में होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ प्रीमियम अमाउंट उनसे या कुछ भी डिस्काउंट स्पॉट रेट पे, या स्पॉट रेट पे वो कुछ ना कुछ या तो डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, या तो या तो उसको प्रीमियम भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी फॉरवर्ड सेलर होते हैं, कि जो भी पेमेंट अभी ना हो के हम फ्यूचर में कर रहे हैं। और स्पॉट में क्या होता है, जो पेमेंट हम तुरंत कर रहे हैं। सो द रेट एट विच फॉरेन ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस, मतलब फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम, अभी कोई भी ट्रांजेक्शन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पेमेंट फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड डेट पे जो होगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 11। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप लोग उसको पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड इट इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर होल सिलेबस। ओके, थैंक यू।